शुगर क्या होती है और ये क्यों होती है? जब कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा हमारे रक्त में नहीं जा पाती है और वो हमारे ब्लड में ज्यादा बढ़ने लगती है तो ऐसी दशा में हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। लगभग 60% लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस देखे गए हैं। WHO की एक रिपोर्ट में ये स्पष्ट है कि मानसिक तनाव जब हमारे ब्रेन पर ज्यादा पड़ता है तो उस समय भी इंसुलिन हार्मोन्स अपना काम करने की जो एक लेवल स्टैंडर्ड लेवल है उस स्टैंडर्ड लेवल से इंसुलिन का काम कम होने लगता है और इंसुलिन अपने आप कम बनने लगती है। टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बनता है और टाइप 2 में इंसुलिन बहुत कम बनता है। जो एनालिसिस की गई है उसमें 40 साल के बाद के लोगों को डायबिटीज के लक्षण ज्यादा होते हैं, लेकिन जेनेटिक काज में देखा गया कि बच्चों को 5 साल के बच्चों को भी शुगर के लक्षण दिखाई पाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों का अभिनंदन करता हूं और आपके इस चैनल का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आजकल शुगर के पेशेंट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि बहुत लोगों को शुगर होती जा रही है, तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि शुगर क्या होती है और ये क्यों होती है? आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में जबकि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, हंस बोल नहीं पाते हैं, और ऐसी दशा में हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 60%, जिसको हम 60% कह सकते हैं हिंदी में, लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस देखे गए हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे शरीर में जो हम भोज्य पदार्थ से पौष्टिक तत्व ग्रहण करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक अहम रोल होता है और ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा हमारे रक्त में नहीं जा पाती है और वो हमारे ब्लड में ज्यादा बढ़ने लगती है तो ऐसी दशा में हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। मधुमेह, इसका हिंदी में अर्थ है मधुमेह। मधुमेह शहद होता है और मेह मीन होता है अधिकता। डायबिटीज इंसुलिन की कमी हो जाने से जो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए वो एनर्जी प्रॉपर वे में कन्वर्ट नहीं हो पाती है और इस कारण से हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है जो बाद में किडनी से छन करके हमारे यूरिन में जाती है और बार बार हमको हमारे बॉडी से जो शुगर है वो उसकी अतिरिक्त मात्रा बॉडी से बाहर जाने लगती है, इससे हमारे शरीर में वीकनेस आने लगती है और अन्य तरह के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज एक शुगर को कंट्रोल ना होने के कारण शरीर में होने वाला एक रोग और जिससे आम जनता में लगभग 60% लोग इससे पीड़ित हो गए हैं। मैं ये कह रहा था कि जैसे आज हम आजकल की जिंदगी में देख लें, हम थोड़ा सा 50 साल पीछे अगर लौटें, जबकि हमारे खेतों में किसान काम करता था और हल से बैल चलाता था, 5 घंटे 6 घंटे वो खेत में बैल के साथ चलता था और पसीने से लथपथ हो जाता था, हार थक के घर आता था, कुछ देर आराम करता था और फिर काम करता था। यानी कहने का मतलब ये कि जब से मशीनी युग आ गया, मशीनी युग में हम अपने आप को मशीनों पर ज्यादा निर्भर कर दिए। ट्रैक्टर आ गया, खेतों में 5 मिनट में खेत जुताई हो जा रही है, किसान का काम खत्म हो गया, बैल रह नहीं गए हैं, कुएं से पानी भरा नहीं जा रहा है, हम हाथ पैरों को नहीं चला पा रहे हैं। मशीनी युग में हम बैठ करके केवल कुर्सी पर बैठ करके आदेश दे रहे हैं और कंप्यूटर से ज्यादातर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो ट्रांसपेरेंसी आई है इस समय कि पुरुष और महिला दोनों बराबर के कार्यों में अपने आप को व्यस्त करते हैं। उनके पास परिवार में बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करने का समय नहीं है, अपने बच्चों से मिलने का समय नहीं है, बच्चों का हालचाल पूछने का समय नहीं है, अपने साथ अपने सीनियर अपने जूनियर के साथ हंसने बोलने का समय नहीं है। ये जो हमारा टाइम शेड्यूल्ड बन गया है मशीनी युग में, ये भी डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण बना है। WHO की एक रिपोर्ट में ये स्पष्ट है कि मानसिक तनाव जब हमारे ब्रेन पर ज्यादा पड़ता है तो उस समय भी इंसुलिन हार्मोन्स अपना काम करने की जो एक लेवल स्टैंडर्ड लेवल है उस स्टैंडर्ड लेवल से इंसुलिन का काम कम होने लगता है और इंसुलिन अपने आप कम बनने लगती है, जिससे फिर हमको डायबिटीज की तरफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा दिखाई पड़ते हैं और हम शारीरिक श्रम से बहुत दूर भाग रहे हैं। हम यहां तक कि हम अपने निजी कामों को करने के लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जैसे हम अगर अपने कपड़े धुल लें, कुछ देर एक्सरसाइज कर लें, आजकल मोटर चला करके गीजर के पानी से इस्तेमाल किया जा रहा है नहाने के लिए। पहले हैंड पाइप होते थे, लोग कुएं से पानी भरते थे, सुबह 2-4 किलोमीटर तक मॉर्निंग वॉक को उनका वैसे हो जाता था अपने तमाम निजी कार्यों के लिए।
साइकिल लोग चला करके चलते थे, आज साइकिल भी लोग चलाना कम पसंद कर दिए। हालांकि बदलते युग में थोड़ी सी साइकिल की जो रेस आई है, लेकिन इसके पहले अभी आप 5 साल 6 साल पहले देखें कि लोग ज्यादातर एसी कार में चलना, महंगी कारों को खरीदना, उसमें उसका एंजॉय करना, यानी कुल मिला के शारीरिक श्रम तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और ये केवल भारत की बात नहीं है, भारत में तो लगभग 80% लोग डायबिटीज से इसीलिए पीड़ित हो रहे हैं कि उनके पास जो है काम काज करने का समय नहीं निकल पा रहा अपने कामों के लिए। लेकिन आप विदेशों में देखें, अमेरिका में, जापान में, कनाडा में, वहां की जो रिपोर्ट आ रही है WHO की, वहां पे सिर्फ यही आ रहा है कि मशीनी युग में लोग आलसी हो गए हैं, और आलसी होने के कारण कुर्सी पर बैठे बैठे 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं, सोने का समय उनके पास नहीं है, नींद नहीं उनको आ रही है, लगातार काम का टेंशन बढ़ता जा रहा है, मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होती हैं, जब उसमें इंसुलिन कम बनने लगता है या नहीं बनता है, तो ब्लड में हमारे शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, और फिर वो हमको डायबिटीज की ओर अग्रसर कर देती है। और फिर इससे हमारा किडनी इफेक्ट होता है, किडनी पर लोड पड़ता है, क्योंकि किडनी क्या करती है, ब्लड को छान करके यूरिन और ब्लड को अलग अलग करती है, फिर ब्लड हमारा हार्ट की ओर जाता है, फिर हार्ट उसको पंप करके बॉडी के विभिन्न आर्गन को देता है, तो किडनी का फंक्शन भी ज्यादा हो जाता है। और फिर इससे लक्षण क्या आते हैं कि हमको बार बार पेशाब की अनुभूति होती है, बार बार हमको प्यास लगती है, भूख हमारी बढ़ जाती है, और जब हमारे मेडिकल टर्म में कहा जाता है पॉलीयूरिया, यानी बार बार पेशाब का जाना, पॉलीडिस्पेसिया बार बार प्यास का लगना, पॉलीफाइसिया बार बार भूख का लगना, ये जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि पेशाब का बहुत अधिक लगना, पानी का बहुत अधिक, हम जाड़े में बहुत अधिक पानी पीने की इच्छा रखते हैं, तो ये लक्षण बताते हैं कि हम डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर हमको किसी चिकित्सक की सलाह तत्काल लेनी चाहिए। जहां पर हम कारण की बात अगर करें, तो विकासशील देशों में तो मैंने आपको बताया कि वहां पर भी एक लगातार मशीनी युग के कारण हम इसमें डायबिटीज की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे खान पान का व्यवहार उचित नहीं है। हम अपने खान पान में जो हमको पौष्टिक तत्व देने चाहिए, विशेष करके गेहूं और जौ का मिला हुआ आटा खाना चाहिए, पालक, साग सब्जी, परवल, चुकंदर, गाजर, ये सब हमको अपने डाइट में लेना चाहिए। फल फूल में विटामिन सी पाए जाने वाले मौसमी फल जितने होने चाहिए वो हमको लेने चाहिए। शारीरिक श्रम के ना करने से और दिमागी तनाव ज्यादा होने से डायबिटीज की तरफ हम बढ़ते हैं। पैंक्रियाज पर कभी कभी क्या होता है कि फाइब्रोसिस का बढ़ जाना, ये भी इंसुलिन की एक कमी का कारण बनता है। पैंक्रियाज के काम करने की जो क्षमता है फिर उससे घटने लगती है, उसमें फाइब्रोसिस आ जाते हैं, मांसपेशियों का जमाव बढ़ने लगता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हमको इंसुलिन रिसेप्टर शरीर में सही काम नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो डायबिटीज की ओर हमको संकेत देते हैं कि अब हमको चिकित्सक की शरण में जाना चाहिए। हमको बार बार थकान आ रही है। अगर मैं लक्षण की बात करूं तो भूख का अधिक लगना, प्यास का बहुत ज्यादा लगना, पेशाब का बार बार जाना, शरीर में थकान उत्पन्न होना, कमजोरी लगना, हमारे शरीर में बार बार इन्फेक्शन होना, कोई घाव हो गया है वो घाव नहीं भर रहा है, बार बार हम दवा कर रहे हैं, प्रॉपर दवा कर रहे हैं लेकिन घाव नहीं भर रहा है, तो इससे भी शुगर के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। हाथ पैरों में जलन होना, पैरों में सुन्नपन पड़ जाना, सेक्सुअलिटी का कम हो जाना, इंपोटेंसी की ओर बढ़ना, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जहां हमारे ओंठों का सूखना, विशेष करके ऊंट सूखने लगते हैं। ये सारे के सारे लक्षण हमारे स्किन में व्हाइट स्पॉट के छोटे छोटे दाग बनने लगते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, ये सभी लक्षण डायबिटीज के ही हैं। और अगर हम ये देखें कि इन लक्षणों की ओर अगर हमको लगता है कि ये लक्षण हमारे शरीर में लग रहे हैं तो फिर हमको निश्चित रूप से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के शरण में जाना चाहिए। अपने आप इन रोगों से लड़ना नहीं चाहिए, इन पर मंथन नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सक के साथ हमको संपर्क स्थापित करना चाहिए। डायबिटीज होने की कोई उम्र भी होती है या फिर ये कभी भी हो सकता है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा। देखिए, आमतौर से तो डायबिटीज के 2 टाइप होते हैं। टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बनता है और टाइप 2 में इंसुलिन बहुत कम बनता है। और तीसरा होता है एक गैस्ट्रेंटिनियम टाइप का होता है, जो महिलाओं को गर्भ के समय डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज की आमतौर से तो मेडिकल जो एनालिसिस की गई है उसमें 40 साल के बाद के लोगों को डायबिटीज के लक्षण ज्यादा होते हैं, लेकिन जेनेटिक काज में देखा गया कि बच्चों को, 5 साल के बच्चों को भी शुगर के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, 2 साल के बच्चे को भी शुगर के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो जो जेनेटिक काज होता है कि उनके मदर फादर को है तो फिर बच्चे को भी मिल जाता है, या उनके नाना नानी या दादा दादी को था तो वो उतर के
तीसरे पीढ़ी में चला आता है। चूंकि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में जब एम्ब्रियो के काल में जब जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, बच्चा जब गर्भ में आता है, तो उस दौरान जब सेल डिवीजन में जीन्स का आदान प्रदान होता है मियोसिस के दौरान, तो कभी कभी क्या होता है, जो एक्टिव जीन होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में प्रोसीड कर जाते हैं, और जो इनएक्टिव जीन होते हैं वो 2-4 पीढ़ियों तक वैसे ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि बाबा को या नाना को डायबिटीज का रोग था लेकिन मदर फादर को नहीं है, फिर भी लड़के में दिखाई पड़ रहा है, तो थर्ड स्टेप में वो आकर के दिखाई पड़ता है। इस नाते आमतौर से तो 40 साल से ऊपर के लोगों को डायबिटीज देखा गया है, लेकिन 40 साल से नीचे वालों को भी अब इस समय बदलते एटमॉस्फेयर में हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस उम्र के व्यक्ति को विशेष करके डायबिटीज रोग होगा। अब ये मान के चलते हैं कि अब शारीरिक श्रम से दूर भागने वालों को डायबिटीज का अपने आप दबा रही है। डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? देखिए, हमारे बॉडी में 65 to 100 मिलीग्राम जो है पर 100 ml के कार्बोहाइड्रेट में हमको शुगर की मात्रा चाहिए शरीर के बॉडी को एक्चुअल में कार्य करने के लिए। जब हम 65 मान के चलते हैं 80 तक, अगर 80 ml हमारी पर 100 मिलीलीटर में शुगर की मात्रा है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आती है। इसीलिए जब हम फास्टिंग करवाते हैं तो खाली पेट अगर हमारा 140 ml पर 100 ml में आ रहा है और खाना खाने के बाद अगर 200 के ऊपर जा रहा है तो हमको ये मान लेना चाहिए कि डायबिटीज के शिकार हो गए हैं। अब इस लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमको अपनी दैनिक दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। दैनिक दिनचर्या में बदलने का तात्पर्य है कि हमको सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक हमको अपने शरीर के विभिन्न अंगों को फिजिकल एक्टिविटीज में लेना पड़ेगा। और आजकल के बदलते युग में इसी से लोग भाग रहे हैं, हर काम दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं। जब हम स्वयं अपने शरीर पर भी कुछ समय देंगे तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग की कोई परिभाषा नहीं है। हम एक ही रोग मानते हैं कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। बॉडी के सारे ऑर्गन का होम्योस्टेसिस में बना रहना, स्टडी स्टेट में बना रहना ही हमारे स्वस्थता का प्रमाण है। यानी हम जब हमारे सारे अंग एक स्टैंडर्ड लेवल में फंक्शन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। और जब हमारे पैंक्रियाज का लेवल, लीवर का लेवल हमारे जो स्टैंडर्ड लेवल है उससे कम होता है तो फिर इंसुलिन का बनना कम हो जाता है। और इंसुलिन जब कम बनता है तो हमारे बॉडी में, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। अब शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए पहला तो काज ये है कि हमको दैनिक दिनचर्या में शारीरिक श्रम करना है। दूसरा, अपने खान पान की बात आपने की। खान पान में मैंने आपको बताया कि मोटे रेशेदार अनाज जैसे गेहूं और जौ का आटा मिलवा करके आप खा सकते हैं। दाल आपको लेना है। हरी साग सब्जियों में आपको जितने प्रकार के साग मिल रहे हैं मार्केट में, चौराई का साग है, मेथी का साग है, पालक का साग है, हरे सब्जियों में परवल है, आपका पत्तेदार गोभी है। ये आपके खाने से ब्लड का जो लेवल है वो नियंत्रित रहेगा। आपको फल में केला, आम और अंगूर, ये इनसे बचाव करना, क्योंकि इसमें ब्लड का लेवल तुरंत हाई हो जाता है। इस नाते इन फलों को खाने से हमको बचना चाहिए। और आमतौर से ऐसा नहीं है कि ब्लड शुगर सभी को हो जाए तो आप लगातार अपने आप को, अपनी डाइट को चेंज कर दें। डाइट को आप अपने फिजिशियन के कंसल्ट पर ही चेंज करें। आप अपने मन से डाइट को अप डाउन करेंगे तो हो सकता है उसका लेवल आपके समझ में ना आए। इस नाते अपने निकटतम चिकित्सक की सलाह पर ही आपको अपने डाइट को कंट्रोल करने की जो एक सीमा है आप उसको निर्धारित करनी पड़ेगी। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है? जी मैडम, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा और आज भी मैं अपने देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मात्र 38 औषधियां हैं और ये 38 औषधियां अंगवार औषधियां हैं। यहां पर रोग की कोई औषधियां नहीं है। हम अंगों की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो जहां तक पैंक्रियाज और लीवर के फंक्शन की बात है, हम इन दोनों अंगों पर और खास करके किडनी पर, ये 3 अंग हम डायबिटीज के रोगी की इन अंगों को हम जज करते हैं। और इन अंगों की जब हम मेडिसिन देते हैं तो हमने ये देखा है अपने पिछले 36 वर्षों के निजी अनुभव में और हमारे जो देश के विभिन्न चिकित्सकों के जो रिकॉर्ड हम लोगों को उपलब्ध होते हैं, हमने उसमें यह आकलन किया है कि अगर हम इन 3 अंगों की औषधियों का प्रयोग रोगी को तत्काल टाइप 1 और टाइप 2 में देना शुरू करते हैं तो इससे 80% रोगी हमारा डायबिटीज का नियंत्रण में रहता है। देखिए, डायबिटीज पर कोई भी मेडिकल साइंस, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो या यूनानी हो, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो हमारी उसके बाद की है, ये किसी भी मेडिकल साइंस में शुगर पर, डायबिटीज के रोगी पर कंप्लीट
रिस्पॉन्स नहीं देखा गया है किसी भी पैथी में। ये कोई भी पैथी दावा नहीं करती कि वो डायबिटीज को ठीक कर दी। डायबिटीज एक स्टैंडर्ड लेवल पर मेंटेन करने के लिए एक प्रक्रिया है जो हर पैथी मेंटेन करती है। शुगर का अप और डाउन होना ये हमारे दैनिक दिनचर्या में है। अभी आप आज बिल्कुल फिट हैं और कल आपको कोई ऐसा टेंशन हो गया, कोई मानसिक कारण आ गया या आपके खान पान में गड़बड़ी हो गई तो कल सुबह आपको डायबिटीज का लेवल, शुगर का लेवल आपका घट बढ़ सकता है। इस नाते हम केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से औषधियों में डायबिटीज के रोगी के शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, इसकी दवाइयां कैसे उपलब्ध हो सकती हैं? तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम ऑर्गन, लीवर, किडनी और पैंक्रियाज को मेंटेन करने के लिए, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ जो दवाइयां हैं वो है S1, S5, S6, C5 और WE। ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन है जो हम 10-10 बूंद एक गुनगुने आधे कप पानी में देते हैं और रोगी को दिन भर में 4 बार पिलाते हैं। हमारा दूसरा फार्मूला है C1, F1 और बेनवन का। ये हम 20-20 बूंद सुबह शाम बिफोर मील हम रोगी को देते हैं और दिन में 1 बार हम आरी देते हैं। ये हमारी रेड इलेक्ट्रिसिटी है जो बॉडी के इन तीनों ऑर्गन्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देती है। तो जब हम L2 और S10 देते हैं जो भोजन के बाद देते हैं 20-20 ड्रॉप, तो कुल मिलाकर के हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को, लीवर, पैंक्रियाज और किडनी को हम उसके प्रॉपर लेवल के फंक्शन में ला करके छोड़ देते हैं और डायबिटीज का रोगी का शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। ये हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का एक अनुभवयुक्त फार्मूला है जो मैंने अपने सभी साथियों को बता रखा है और वो लोग इसका प्रयोग भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे कारगर रिजल्ट भी मिल रहे हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं आपके इस माध्यम से मैं अपने पूरे देशवासियों से एक बार फिर मिल पाया। मैं आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अब आशा करता हूं कि फिर अगले किसी एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।